नमस्कार क्लास। आज मैं आपसे किस टॉपिक के बारे में बात करूंगा वह है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कौन से कंपाउंड्स को आप कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हो जिन कंपाउंड्स में आपको COOH ग्रुप लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है उनमें सफिक्स आप जो लगाएंगे वो ओइक एसिड लगाएंगे या कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे। जो प्रीफिक्स है वह कार्बोक्सी है, जो प्रीफिक्स है वो कार्बोक्सी है। आप एक चीज जरूर ध्यान रखना, ओइक एसिड हम जनरली तब लगाते हैं जब COOH ग्रुप के कार्बन को कार्बन चेन में इंक्लूड किया जाता है। COOH ग्रुप के कार्बन को कार्बन चेन में इंक्लूड किया जाता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड कब लगाते हैं? जब COOH ग्रुप के कार्बन को कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किया जाता। देखिए, मैंने आपके पहले, मैं अभी आपको और भी कंपाउंड्स लूंगा। पहले मैंने आप लोगों के इसमें जो कंपाउंड्स आपके बताए हैं वो आपके NCERT टेक्स्ट बुक के हैं। देखिए, HCOOH, HCOOH, यहां क्योंकि केवल एक ही कार्बन नजर आ रहा है आपको, तो कार्बन चेन में एक ही कार्बन है आपके पास, यहाँ पर दूसरा कार्बन नहीं है। तो एक कार्बन के लिए जो एल्केन होती है वो होती है मीथेन। तो मीथेन से आपके पास क्या बनेगा बेटा? मीथेनोइक एसिड। क्या बनेगा? मीथेनोइक एसिड। सेकेंडरी, फिर इसका जो कॉमन नेम है वो है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहां से आया? लाल चींटियों को फॉर्मा कहते थे। लाल चींटियों को क्या कहते थे? फॉर्मा कहते थे। और ये क्योंकि आपको लाल चींटियों से मिलता था इसलिए इसको कहा गया फॉर्मिक एसिड। सेकेंड कंपाउंड आपको जो दिया हुआ है उसमें दो कार्बन है। उन दोनों कार्बन में आप देखिए यहाँ पर दो कार्बन की एल्केन को क्या बोलते हैं? इथेन। तो इथेन का आप ई हटाइए आखिरी वाला और वहां क्या लगाएंगे? ओइक एसिड। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा बेटा? इथेनोइक एसिड। फिर तीसरे कंपाउंड को आप देखिए। तीसरे कंपाउंड में कितने कार्बन है आपके पास? यहाँ पे 3 कार्बन है। 3 कार्बन है तो आप इसके लिए क्या बताएंगे? प्रोपेन। और प्रोपेन का आखिरी वाला ई हटाइए, प्रोपेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपियोनिक एसिड। फोर्थ आपको देखिए, फोर्थ जो कंपाउंड है उसमें 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन होती है वो क्या होती है? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का भी ई हटाइए, वहां लगाइए ओइक एसिड। तो आपने क्या लगाया वहां पे? ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। फिर आपके पास में यहां देखिए इसका कॉमन नेम है ब्यूटाइरिक एसिड। कॉमन नेम है ब्यूटाइरिक एसिड। यहां देखिए, यहां आपके पास में कितने हैं? यहां पर आपके पास में 1 2 3 कार्बन है। लेकिन आपके पास यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट भी अलग से जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है आपको वहां नंबरिंग करनी पड़ेगी पहले। तो आपने इसकी नंबरिंग करी 1 2 3 और थर्ड पोजीशन पे सिंगल कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके बोलते हैं मिथाइल। इसे क्या कहेंगे? मिथाइल। तो 2 मिथाइल और 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? प्रोपेनोइक एसिड। 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? प्रोपेनोइक एसिड। आप चेक कर सकते हैं आप ऊपर। अब इधर देखिए, यहां आपके पास 2 कार्बन थे जैसे इथेन में होते हैं और दोनों कार्बन पर मैंने COOH ग्रुप लगाया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम कहलाएगा ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ब्यूटेन डाइओइक एसिड। तो एक चीज जरूर ध्यान रखना, ब्यूटेन में भी आखिरी का ई नहीं आएगा, वहां क्या आएगा? डाइओइक एसिड। डाई क्यों लगाया? क्योंकि COOH हमारे पास में 2 है। इसका और दूसरा नाम क्या हो सकता है? इसका और दूसरा नाम हो सकता है इथेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जनरली हम लोग यूज में लेते नहीं है, लेकिन ऐसा हम लोग कब बोलेंगे? जब आपने COOH के कार्बन को कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किया। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन और यहाँ पे ये सेकंड कार्बन, तो 2 ही कार्बन हुए आपके पास में। यहाँ पर इस तरीके से आपके पास में इसके 2 नाम हो जाएंगे IUPAC के। बट इन जनरल हम लोग ज्यादातर यही वाला काम में लेते हैं, तो ये ध्यान रख लेना आप लोग इसको। जनरली हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड तब काम में लेते हैं बेटा जब आपके पास में लंबी कार्बन चेन में बीच के किसी कार्बन में भी COOH जुड़ा हुआ हो। अब यहां देखिए आपके पास यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3। फर्स्ट पे COOH लगाया और आखिरी पे
COOH लगाया, इसका भी नाम क्या जाएगा, पेंटेन डाइओइक एसिड, पेंटेन डाइओइक एसिड। और इसमें भी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अगर आप चाहेंगे कि सर नहीं हमें तो 3 कार्बन 5 कार्बन की जगह 3 कार्बन की चेन लगाएंगे, तो इसका भी नाम हो सकता है 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां देखिए, आप इस वाले कंपाउंड को देखिए, या बेंजीन के साथ में आपने COOH लगाया, बेंजीन के साथ में COOH लगाया, अपन कॉमनली क्या बोलते हैं इसको, बेंजोइक एसिड, क्या बोलते हैं डायरेक्टली, बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड इसका कॉमन नेम भी है और बेंजोइक एसिड इसका IUPAC नेम भी है। इसके अलावा मैंने क्या कहा था आपको, COOH के कार्बन को चेन में इंक्लूड ना करें तो क्या लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां देखिए, यहां आपने क्या लगा दिया, बेंजीन से कार्बन जोड़ा और कार्बन से फिर आपने COOH ग्रुप जोड़ दिया। अब बेटा यहां जरूर ध्यान देखने की बात है, इसका नाम हो जाएगा फेनिल एसिडिक एसिड, कॉमन नेम। लेकिन अगर आप इसका IUPAC नेम बोलते हो तो मैं आपको बताता हूं, आपके पास यहाँ पे 2 कार्बन है, 1 और 2। अभी आप इसे भूल जाइए। सबसे पहले तो आप ये देखिए 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है आपके पास में एसिटिक एसिड। क्या है, एसिटिक एसिड, या आप ये कहोगे इथेनोइक एसिड। तो आप एक चीज समझ लीजिए, इसे आप कॉमन नेम इसका हो जाएगा फेनिल एसिटिक एसिड, फेनिल एसिटिक एसिड। लेकिन इसका IUPAC नेम क्या होगा कि आपने सेकंड पोजीशन पे जो बेंजीन रिंग जोड़ी है उसे कहते हैं फेनिल, उसे कहते हैं फेनिल। तो सेकंड कार्बन पर आपने जोड़ा बेंजीन, तो 2 फेनिल और 2 कार्बन की चेन है तो इथेनोइक एसिड। अब आप थर्ड कार्बन पर, नेक्स्ट कंपाउंड पर आइए, देखिए ये आपका बेंजीन है, बेंजीन में इधर भी COOH जुड़ा हुआ है और इधर भी COOH जुड़ा हुआ है, 1,2 पोजीशन पर है, तो इसका नाम क्या जाएगा, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका जो कॉमन नेम है वह है थैलिक एसिड, वह है थैलिक एसिड। फिर आप यहाँ पे देखिए, आपके पास यहाँ पर 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4। इसके अलावा फर्स्ट और फोर्थ पे मैंने COOH लगा दिया, तो अब आपके पास में टोटल कितने कार्बन हो गए चेन में, 6 कार्बन हो गए। तो आप इसका भी नाम क्या जाएगा, हेक्सेन डाइओइक एसिड, और कॉमन नेम होता है इसका ग्लूटारिक एसिड। एक सेकंड, इसमें CH2O4 एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। ग्लूटारिक एसिड आपका ये वाला है, यहाँ 3 कार्बन की चेन है और 4 कार्बन वाले में यहां आपके पास में आ गया ये एडिपिक एसिड। ये सारे जो कॉमन नेम है ये आप लोगों को याद ही करने पड़ेंगे। IUPAC नेमिंग करने के आपके पास में मेथड्स हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप कॉमन नोमेनक्लेचर पे जाएंगे तो आपको इन्हें याद ही करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपके पास में कोई जुगाड़ नहीं है, कोई चारा नहीं है। अब मैं आपके पास में कुछ और कंपाउंड्स की भी बात करूंगा, आप एक बार इसे उतार लीजिए। चिल्ड्रन, अब आपके सामने मैंने कुछ कंपाउंड्स बनाए हैं, हम उनका IUPAC नेम बनाएंगे। देखिए सबसे पहला कंपाउंड आपके पास में है 1 2 3 4 5 6 7। आपके पास में यहाँ पे कितने कार्बन है कार्बन चेन में, 7 कार्बन, और COOH आपके पास में बीच में एक कहीं जुड़ा हुआ है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का नाम देखने के लिए अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि आप किसी कंपाउंड में कार्बन को कार्बन चेन में इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इन तीनों COOH के कार्बन को कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। तो देखिए 1 2 3 4 5, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड।
और इसके अलावा अब मान लीजिए मैंने इनको इंक्लूड कर लिया, अब इंक्लूड करने में क्या कंडीशन आएगी वो भी देखिए कि अब हमारे पास में ये हो गया 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7। उस कंडीशन में भी आपके पास एक COOH ऐसा है जिसे, उस कंडीशन में भी एक COOH ऐसा है जिसे आपने कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते। अब क्या किया जाएगा यहां पर, फिर आप इस COOH का लेंगे प्रीफिक्स। क्या लेना है आपको, इसका प्रीफिक्स। समझिए, अब 3 कार्बन पर आपके पास में आ गया कार्बोक्सी, थर्ड कार्बन पे एक सेकंड, 1 2 3 4 कार्बन पे आपके पास में आ गया कार्बोक्सी, और अब आपके पास में कितने हैं, आपके पास में यहाँ पे 7 कार्बन है। तो आप इसे कह सकते हैं हेप्टेन डाइओइक एसिड, या 1,7 अगर आप लगाना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इस नेक्स्ट वाले कंपाउंड पे देखिए, आपके पास यहाँ COOH का आया, फर्स्ट पोजीशन पे आया और फोर्थ पोजीशन पर आया, तो 1 2 3 4, तो इसका नाम हो गया बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। कॉमा 4 अब आप इसको देखिए, आपके पास में यहां पर क्या है, COOH 2 है। आपको लग रहा होगा लॉन्ग कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 इतने की है, लेकिन नहीं, आपको COOH को प्रायोरिटी पहले देनी है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब इसमें भी आप एक चीज नोटिस कीजिए कि मैं चाहूं तो यहां से ले सकता हूं क्या, बोले नहीं लेना, क्योंकि बल्कि ग्रुप वाले कार्बन को हम लोग पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका आ जाएगा यहाँ पर 2 इथाइल 4 मिथाइल 2 इथाइल 4 मिथाइल, और अब आपके पास में क्या आ गया, यहाँ पर 5 कार्बन है, पेंटेन डाइओइक एसिड। आप इस वाले में देखिए, आपके पास में अभी यहाँ पे कितनी है, 5 कार्बन की चेन है, फर्स्ट कार्बन में जुड़ा हुआ है और सेकंड कार्बन में जुड़ा हुआ है। आप इस COOH को कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या करेंगे, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन का जो P होगा वो यहाँ पे कैपिटल आएगा। सारे जितने भी जो है फर्स्ट जो भी अल्फाबेट होता है वो हमेशा कैपिटल आता है। पेंटेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ इस एसिड का जो A है वो भी आपको स्मॉल नहीं लेना है, आपको कैपिटल में नहीं लेना है आपको यहाँ पर। अब आप इधर की तरफ में देखिए, इस वाले कंपाउंड में, यहाँ वाले कंपाउंड में आपके पास में 6 कार्बन की रिंग है, 6 कार्बन की रिंग है। तो आपके पास में इसका क्या नाम हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड भी है यहाँ पर, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन। लेकिन 1 2 3 4 5 6 क्या बोलेंगे यहाँ पर, साइक्लोहेक्सीन कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 ऑप्शनल है, अगर आप लगाना भी चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6, 5 पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल। 3 और 4 में बीच में डबल बॉन्ड आ गया, वो एक ऑक्सीजन आ गया, इसे कहते हैं इपॉक्सी। तो आप इसका क्या नाम आ जाएगा यहाँ पर, 3,4 इपॉक्सी 5 मिथाइल। अब कितने कार्बन है आपके पास कार्बन चेन में, 6, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेनोइक एसिड।
अब नेक्स्ट कंपाउंड पर आप आइए। यहाँ आपके पास में क्या है, एक कार्बन ये रहा और यह एक क्लोरीन है, यह एक क्लोरीन है। तो यहाँ पर आपके पास नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। 3 पर क्या है क्लोरो और 2 पे क्या है मिथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा थ्री क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। अब नेक्स्ट में देखिए नंबरिंग आप करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5। 3 पे क्या है ब्रोमो, 4 पे क्या है क्लोरो। ब्रोमो स्टार्ट फ्रॉम बी एंड क्लोरो स्टार्ट फ्रॉम सी। बी पहले आता है और सी बाद में आता है अल्फाबेटिकली। तो क्या नाम हो जाएगा इसका यहां पर 3 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेनोइक एसिड। तो ये आपके पास में मैंने कुछ एक एग्जांपल्स आपको बताए थे यूपीएससी नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो मैं समझता हूं कि शायद आपके पास इसका मैटर क्लियर हो गया होगा कि आपको कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया जाए तो आप उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। अब मैं आप लोगों से जो बात करूंगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक बिहेवियर की बात करूंगा कि क्यों वो एसिडिक होता है और कौन से इसमें फैक्टर्स एप्लीकेबल होंगे। पीकेए का क्या रिलेशन आएगा, H+ का क्या आएगा, Ka का क्या आएगा, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। तो देखिए क्लास, मैं भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि अगर H+ आयन या Ka जिसे हम कहते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो आप लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, तो इन दोनों का इसकी एसिडिटी से क्या रिलेशन है। Ka कम होगा बढ़ेगा तो एसिडिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, H+ कम होगा बढ़ेगा तो इससे इसके पीएच पे या इसकी एसिडिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसको आप लोग पहले एक बार मैथमेटिकली समझिए। इसकी एक छोटी सी कैलकुलेशन है, छोटी सी डेरिवेशन टाइप मान लीजिए आप इसको, या कंसेप्ट है। आप समझिए, अगर मैं आपको कह रहा हूं कि जो है आपके पास में RCOOH है, RCOOH किसके इक्वल होगा, क्या अगर ये H+ आयन रिलीज करेगा तो क्या बनाएगा H+ आयन और RCOO नेगेटिव आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। अब आप यहां पर इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट मींस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इज इक्वल टू Ka। यहां प्रोडक्ट क्या है आपके पास में RCOO नेगेटिव और H+ आयन। बेटा एक चीज जरूर, एक चीज ध्यान रख लेना कि स्टेबिलिटी ऑफ Ka आप जितनी ज्यादा बढ़ाओगे तो स्टेबिलिटी ऑफ RCOO नेगेटिव आयन अगर बढ़ेगी तो इसका मतलब आपके पास में उस एसिडिक नेचर ऑफ एसिड आल्सो इंक्रीजेस। यहां आपकी सारी जो कहानी है वो इस कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी पर है। ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा आपका कॉरेस्पॉन्डिंग जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो उतना ही अच्छा एसिडिक नेचर शो करेगा। अब देखिए, मैं अगर आपसे बात करूंगा H+ आयन की, जनरली हम लोग जानते हैं कि अगर आप H+ आयन की बात करेंगे तो जितना ज्यादा कोई भी कंपाउंड, कोई भी एसिड जितना ज्यादा H+ आयन रिलीज करेगा वो उतना ही अच्छा एसिड होता है। H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इसकी लॉग वैल्यू भी बढ़ेगी। पॉजिटिव लॉग H+ अगर बढ़ रहा है तो माइनस लॉग H+ कम हो रहा है, माइनस लॉग H+ वैल्यू कम होगी। अब जो पीएच की जो डेफिनेशन है, पीएच किसे कहते हैं, पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, वो किसके इक्वल होती है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब अगर नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो रही है इट मींस पीएच भी कम हो रहा है। तो पीएच कम हो गया आपके पास यहाँ पर। तो देखिए
H प्लस के बढ़ने से, H प्लस के बढ़ने को हम लोग क्या कहते हैं भैया, अच्छा एसिड है। तो अगर H प्लस बढ़ रहा है इट मीन पीएच आपका कम हो रहा है, तो पीएच कम हुआ इसका मतलब एसिडिक नेचर बढ़ गया, एसिडिक नेचर बढ़ गया। तो आपको पहला इस रिलेशन को अच्छे से समझ लेना है कि पीएच के कम होने से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है और पीएच कम होगा जब H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ती है। अब हम बात करेंगे Ka के कंसर्न में। मैंने आपको बताया जो Ka होता है वो RCOO नेगेटिव H प्लस अपॉन RCOOH के इक्वल होता है। अब मैं आपको यह कहूंगा अगर H प्लस आयन बढ़ रही है, अगर ऊपर वाली वैल्यू अगर बढ़ रही है तो इधर वाली वैल्यू भी बढ़ेगी, तो Ka बढ़ेगा, H प्लस बढ़ेगा तो Ka भी इंक्रीज होगा, Ka इंक्रीज होगा तो इसकी लॉग वैल्यू भी इंक्रीज होगी, पॉजिटिव लॉग Ka इंक्रीज होगा, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी तो नेगेटिव वैल्यू कम होगी। नेगेटिव वैल्यू किसके इक्वल होती है, pKa के। अब मैं आपको कह रहा हूं H प्लस बढ़ रहा है तो Ka बढ़ रहा है, और Ka बढ़ रहा है तो आपका pKa कम हो रहा है, क्योंकि pKa माइनस लॉग Ka के इक्वल था। तो pKa जब कम होगा तब आपके पास में फैक्टर ध्यान में रख लेना, pKa कम हो रहा है तो Ka और H प्लस दोनों बढ़ रहे हैं। H प्लस जब बढ़ रहा था तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा था, तो आपके पास H प्लस के बढ़ने से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, Ka के इंक्रीज होने से भी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और pKa के कम होने से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो आपके पास यहाँ पर pKa और pH, मैंने आज इन दोनों की बात करी। अब मैं आप लोगों से जो बात करूंगा वो फैक्टर्स अफेक्टिंग कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूंगा। कंपैरिजन भी अभी आपको बताता हूं। पहले आप देखिए मैं दो कंपाउंड के बीच में कंपेयर कर रहा हूं। मैं कह रहा था आप लोगों से कि मैं दो कंपाउंड्स के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं। बहुत कॉमनली पूछा जाता है, एक चीज आप समझ लीजिए, आपके पास RCOOH है, इसने दिया आपको RCOO नेगेटिव और साथ में H प्लस आयन। आप समझिए आपके पास RCOO नेगेटिव ये है आपके पास। इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होकर नेक्स्ट वाले ऑक्सीजन पे चला जाता है, नतीजा क्या बनता है, RCO नेगेटिव, और यहां पर आपके पास में डबल बॉन्ड O। यही स्ट्रक्चर वापस इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है जब ये डीलोकलाइज होकर इधर से इधर आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। तो आपके पास में कॉमनली एक स्ट्रक्चर क्या है, इनका रेजोनेंस हाइब्रिड RCOO, और ये नेगेटिव आपका इधर से इधर डीलोकलाइज हो रहा है। अब आप इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखना कि आपका नेगेटिव ऑक्सीजन से डीलोकलाइज होकर ऑक्सीजन पर ही गया। इस तरीके के रेजोनेंस को कहा जाता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा फिनॉल की, तो आपके पास में यहां आपको मिला फिनॉक्साइड आयन और आपको एक मिला H प्लस आयन। देखिए यहां एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन का नेगेटिव शिफ्ट होकर आपके पास में आ जाएगा इधर से इधर, और पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होकर चला गया कार्बन पर। क्या मिला, इधर, फिर आपके पास में ये इधर से इधर गया, और ये आपके पास में अगेन इधर से इधर, और ये आपका इधर से इधर। ये चला गया,
फिर आपके पास ये नेगेटिव, कार्बन से शिफ्ट होके कहां गया, ऑक्सीजन पर। तो मैं अगर इन सभी का 1 2 3 4 यहाँ पे जितने भी जो है आपके पास में यहाँ पर, अगर मैं आपको इनका एक कॉमन रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहूंगा, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा आपके पास यहाँ पर। लेकिन इसमें आप ध्यान रखिए, आपका लोन पेयर ऑक्सीजन से शिफ्ट होकर कार्बन पर गया है, ऑक्सीजन से शिफ्ट होकर कार्बन पर गया है। दो डिफरेंट एलिमेंट हो गए, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट हो गए। तो इसे कहा जाता है नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। नॉर्मल सी बात है, आपके सामने ये समझ लीजिए कि यहां आपके पास नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से डीलोकलाइज होकर ऑक्सीजन पर गया था, यहां आपके पास नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से डीलोकलाइज होकर कार्बन पर गया है, इसलिए मैं इसे नाम दूंगा नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। हमेशा इक्विवेलेंट रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होता है और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस कंपैरेटिवली कम इफेक्टिव होता है। तो आप ये देखिए कि जो इक्विवेलेंट रेजोनेंस है उसके कारण आपका ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है, और यहाँ नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, इसके कारण आपका जो फिनॉक्साइड आयन है वो कार्बोक्सिलेट आयन के मुकाबले में थोड़ा कम स्टेबल है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, अगर मैं बात करूंगा कि ये ज्यादा है स्टेबल है, तो आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। इसी तरीके से अगर आपके पास में ये लेस स्टेबल है तो ये लेस एसिडिक होगा। क्या रीजन आया आपके पास में यहाँ पर लेस स्टेबल फिनॉक्साइड आयन ड्यू टू नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इसका रीजन क्या आया, मोर स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस। बस इतनी सी आपके सामने बात है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से मिलूंगा कुछ नए कंपाउंड्स के साथ जिनका हम कंपैरिजन करेंगे एसिडिटी में, कि भाई कौन कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है, कौन कंपाउंड कंपैरेटिवली कम एसिडिक है। तो तब तक के लिए आप इसे एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।